Hi, so in today's video we will be talking about CJP protest। आखिर कैसे ये एक मामूली सा दिखने वाला प्रोटेस्ट जिसको हम सब ने स्टार्टिंग में डिस्क्रेडिट किया, और मेरे ख्याल से इवन अभिजीत दिपके, सौरभ दास, इन लोगों को भी शायद इन लोगों ने भी ये नहीं सोचा होगा कि जो ये मूवमेंट का कंक्लूजन रहेगा कि जिस हिसाब से मिनिस्टर का रिजिग्नेशन हो जाएगा। मैक्सिमम मेरे ख्याल से उन्होंने सोचा होगा कि मे बी सरकार उनके साथ कंसल्ट करे वगैरह वगैरह, बट रेजिग्नेशन होगा और ये पैन इंडिया मूवमेंट में तब्दील हो जाएगा। लोग असल में इतनी संख्या में ग्राउंड पे आएंगे, ये मेरे ख्याल से इवन अभिजीत दिपके और उनकी टीम ने भी नहीं सोचा होगा। और इंडिया में जो कोई भी पॉलिटिक्स फॉलो करता है उसमें से कोई एक दो ही इंसान होंगे जिन्होंने ये चीज़ कही होगी। और जो ये क्लेम कर रहे हैं कि उन्हें पता था कि ये मूवमेंट ऐसे होने वाली है, या तो वो झूठ बोल रहे हैं, या तो वो ऐसे इंसान है कि जो हर छोटी मूवमेंट के बारे में कहते हैं कि ये अब एकदम रिवॉल्यूशन लाने वाली है वगैरह वगैरह। बट आखिर देखते हैं कि इसमें हाउ डिड दिस मूवमेंट ग्रीव सो मच। तो अगर आप स्टार्टिंग में देखें तो ये मूवमेंट की टाइमलाइन बेसिकली अगर आप मोटे तौर पे समझने की कोशिश करें तो 15 मई को आया हमारा चीफ जस्टिस सूर्यकांत का ये स्टेटमेंट। इंटरेस्टिंगली ये स्टेटमेंट मिसकोट किया गया। मतलब मैं ये जस्टिफाई नहीं कर रहा चीफ जस्टिस की तरफ से या कुछ, बट हाँ, चीफ जस्टिस को ऐसी चीज़ें नहीं कहनी चाहिए थी, और इसके बावजूद भी उन्होंने इस चीज़ से सीख नहीं ली। और बाद में आपको पता है उन्होंने कैसे कैसे और भी कमेंट्स पास किए जो भी वायरल हो गए। बट हाँ, 15 तारीख को आया सीजेपी ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत का एक स्टेटमेंट, जिन्होंने उसमें देश के एलिजिडली अनएम्प्लॉयड यूथ को, फेक डिग्री होल्डर्स को कॉकरोच कहा। उसके बाद 16 17 मई के आसपास एक अकाउंट इंस्टाग्राम पे वायरल हो जाता है। सून ट्विटर पे भी ये अकाउंट आपको देखने को मिलता है, और इसके फॉलोअर्स बढ़ने लग जाते हैं। और ये फॉलोअर्स काफ़ी मतलब ड्रास्टिकली इंक्रीज होता है। ये बाद में 20 मिलियन के पास आसपास चले जाते हैं, और 20 मिलियन पे जाके ये थोड़े बहुत सेटल हो जाते हैं। अगर आप आज देखें तो आज इनके लगभग 25 मिलियन के आसपास फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे। लेकिन ये मोटे मोटे तौर पे 20 मिलियन पे काफ़ी दिनों तक इनके फॉलोअर्स रहते हैं। और इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ये बीजेपी को तो इन्होंने ओवरटेक कर ही दिया था, आईएनसी को भी ओवरटेक कर लिया था, और इंडिया में ये दोनों पार्टीज़ के अलावा तो कोई पार्टीज़ के ज़्यादा फॉलोअर है नहीं। तो सीजेपी ने इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ के फॉलोअर्स को भी टेक ओवर कर लिया था। तो इस वजह से ये ज़रूर हेडलाइंस बना रहे थे, और उस समय एल्गोरिदम भी इस हिसाब से चल रहा था कि आपको सीजेपी की चीज़ें दिख जा रही थी। तो इंडिया में ऑलमोस्ट जो भी सोशल मीडिया पे है वो ये फिनोमिनन देख रहा था कि आखिर कुछ तो सीजेपी आ गया है, और सबको इसके बारे में पता था। और अगर आप स्टार्टिंग डेज की बात करें तो सीजेपी का ये ग्रोथ होना, ये पूरा ग्रोथ है, ये ग्रोथ काफ़ी कॉन्स्पिरेसी थियरीज अगर आप देखें ट्विटर पे, फिर दिल्ली में, ये कॉन्स्पिरेसी थियरीज हर चीज़ के बारे में आती रहती है। मैं उन कॉन्स्पिरेसी थियरीज के अंदर नहीं जा रहा क्योंकि मुझे उनमें कुछ सच्चाई नहीं लगती है। कुछ थियरीज कहेगी कि देखो ये बीजेपी ने खुद अकाउंट बनवाया था ताकि वो एक सेफ्टी वॉल्व की तरह क्रिएट हो जाए, लोगों का फ्रस्ट्रेशन एक तरीके से ऑनलाइन ही निकल जाए, लोग सड़कों पे ना आए वगैरह वगैरह। फिर वही आईएनसी वगैरह के लोगों ने, कांग्रेस वगैरह के पार्टी के लोगों ने कहा कि भाई ये तो आम आदमी पार्टी का है, क्योंकि क्योंकि ऑब्वियसली ये जिन लोगों ने स्टार्ट किया, अभिजीत दिपके और भी दूसरे लोग, उनका एक पास्ट रहा है जिसमें वो आम आदमी पार्टी से अफिलिएटेड रहे हैं। बट अगर मेरी माने, मतलब मेरा ओपिनियन तो पर्सनल ये है, और काफ़ी लोगों का ओपिनियन पर्सनल यही है कि ये ग्रोथ काफ़ी ऑर्गेनिक ग्रोथ थी। ये कोई एक ऐसी ग्रोथ नहीं थी जो आर्टिफिशियली ग्रो की जाए। मतलब आप कोई एक ऐसा सटायरिकल अकाउंट बनाए और फिर उसको एक्सपेक्ट करें कि इस तरीके से रिस्पॉन्स आएगा, ये बहुत ही अनलाइकली है। और जिस हिसाब से लोगों का फ्रस्ट्रेशन ऑनलाइन वेंट हुआ, उस समय वो फ्रस्ट्रेशन के तरीके से नहीं, लोग उसको काफ़ी मतलब इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास वर्ड है नहीं, बट वो एक ऑनलाइन स्टार्ट की तरह काम की।
किया, एक ट्रिगर की तरह काम किया, और एकदम ऐसे सटायरिकल वे में उस तरीके से वो चीज़, और लोगों को भी फॉलो करने में कुछ ज़्यादा जाता है नहीं, तो लोगों ने भी फॉलो कर दिया इसको, क्योंकि फॉलो तो आप कर ही सकते हैं, आपको मेहनत नहीं करनी है, आपको ना ग्राउंड पे उतरना है ना कुछ, तो आप लोग फॉलो भी उस हिसाब से कर ही देते हैं, तो इसलिए आपको दिखा कि ये 20 मिलियन तक पहुंच गया। और जिस हिसाब से ये सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि मतलब अब काफ़ी लोग ये पॉइंट सुन के या तो वीडियो छोड़ देंगे देखना, या फिर कमेंट्स अभी से करना स्टार्ट कर देंगे, बट वेट फॉर द एंटायर वीडियो, जस्ट आई एम गिविंग माई ओपिनियन। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें CIA हो या कोई फॉरेन एलिमेंट्स की ज़रूर कोशिश रही होगी कि इस चीज़ को बढ़ाया जाए, क्योंकि अगर आप नेपाल देखें या इंडिया के या श्रीलंका में जो हुआ, नेपाल में जो हुआ, बांग्लादेश में हुआ, और ये और आप अरब स्प्रिंग के टाइम भी देखो क्या हुआ, हर जगह स्टोरी सेम है। मतलब सोशल मीडिया के थ्रू कुछ ग्रो होता है और जो जेन्युइन होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि जो CJP कर रहा था वो पहले से ही CIA फंडेड था, मैं बस ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस हिसाब से ऑल्गोरिदम ने उसको पुश किया, हो सकता है कि उसमें फॉरेन एलिमेंट्स का भी हाथ रहा हो, कि वो भी इस चीज़ को पुश करना चाहते थे। और ये चीज़ अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा कि CIA जैसे करतूतें करता आ रहा है, ये उनके लिए आम है। ये 3 एग्जांपल्स जो मैंने दिए, ये उसका बस एक रीसेंट एग्जांपल है। ये दूसरी कंट्रीज़ की गवर्नमेंट्स को वीक करना, ये सारी चीज़ें करना, ये इनका वो रूटीन बिहेवियर रह चुका है। तो इंटरेस्टिंगली अब CJP के मूवमेंट में नीट का इशू पहले नहीं था। मतलब अगर आप CJP के स्टार्टिंग के डेज को फॉलो करें तो CJP के मुद्दे काफ़ी अलग थे। उनका ऑनलाइन वो जो वेबसाइट उन्होंने मेंबरशिप ड्राइव, ये सारी चीज़ें ली। हाँ, ऑब्वियसली उन्होंने एक ऑनलाइन भी पिटिशन साइन करवाया लोगों से कि आप धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन दो, धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांगते हुए। बट उस वो एक काइंड ऑफ सेंट्रल मुद्दा नहीं था उनका, और वो चीज़ें फिगर आउट ही कर रहे थे। मतलब अगर आप इन लोगों को देखें, बेशक ये लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं, इन्होंने राजनीति में पढ़ाई की है, लेकिन अगर आप पॉलिटिकल कमेंटेटर्स के बारे ओपिनियंस वगैरह सुनते हैं तो आपको दिखता है इनके स्पीचेस वगैरह से कि ये उतने ज़्यादा ट्रेंड पॉलिटिकली एक्टिव लोग नहीं हैं, एटलीस्ट स्टार्टिंग में वो नहीं थे। तो एंड इवन आई एग्री विद दैट। तो ये लोग एक्सप्लोर कर रहे थे, तो इसमें मीडिया के बारे में था, इसमें इलेक्शन कमीशन के बारे में था, ये सारी चीज़ों के बारे में ये लोग बात कर रहे थे। और ये क्योंकि ये जो नीट का मुद्दा है, ये CJP बनने से पहले, ये काफ़ी लोगों को शायद अब याद ना रहा हो, क्योंकि हम ऐसे इवेंट्स को दिमाग में भूल जाते हैं। ये जो भी नीट का इशू हुआ, मई 3 के आसपास नीट का पेपर हुआ और वो लीक हो गया। मई 12 को अनाउंस कर दिया गया NTA द्वारा कि अब वो ये एग्ज़ाम कैंसिल कर रहे हैं। एंड इसके बाद मई 15-16 को बनता है CJP का ये अकाउंट। तो ये ऑलरेडी मुद्दा हो चुका था, और नीट एक ऐसा ट्रिगर पॉइंट बन गया। नीट ट्रिगर पॉइंट इसलिए बना क्योंकि दूसरे एग्ज़ाम लीक्स के जैसा ये इशू नहीं था। देखिए, पेपर लीक इंडिया में एक बहुत कॉमन चीज़ है, एक बहुत रियलिटी है, ये सबको पता है। मतलब हर एक स्टूडेंट इंडिया में ये चीज़ एक्सेप्ट करता है कि भाई पेपर लीक होते हैं, पेपर लीक एक रियलिटी है। बट नीट एक अलग है। नीट, पहले तो ये फैमिलीज इसमें बहुत एक्सपेंस जोड़ती है। मतलब दूसरे एग्ज़ाम्स में ऐसा होता है कि दूसरे एग्ज़ाम्स में भी बेशक एक्सपेंसेस बहुत होते हैं, कोचिंग फीस ज़्यादा होती है वगैरह वगैरह, लेकिन नीट में फैमिलीज़ की एक्सपेक्टेशंस, अगर आप पूरे नॉर्थ इंडिया में देखो, इवन साउथ इंडिया फॉर दैट मैटर, बच्चों को JEE और नीट में डॉक्टर बनवाना और इंजीनियर IIT भेजना, ये माँ बाप के बहुत बड़े सपने होते हैं। और BJP का कोर वोटर ही मिडिल क्लास वोटर है। ये तो MC हो गया, मिडिल क्लास वोटर है। तो ये BJP को भी ऑब्वियसली नहीं, BJP भी चाहेगी कि ऐसे उनका जो कोर इलेक्टोरल वोटर है, अपर कास्ट मिडिल क्लास, ये वोटर बेस है, इनके
अगेंस्ट चीज़ें ना हो, क्योंकि अगर आप देखें तो ये अपर कास्ट जो भी कुछ दिनों से ये हो रहा है, इवेंट्स हो रहे थे, जैसे यूजीसी की नई गाइडलाइंस आई, फिर उसको कोर्ट ने स्टे किया, उस पर भी काफ़ी काफ़ी अपर कास्ट से बैकलैश आया बीजेपी को। तो ये उनके ही खुद के कोर वोटर्स में ये चीज़ वो ऑब्वियसली नहीं चाहते थे, इसलिए भी उन्होंने ऑब्वियसली वो नीट को रीस्केड्यूल करने की कोशिश की और जितना भी डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश वो कर सकते थे वो की। लेकिन ये मामला तब तक बढ़ चुका था और सीजेपी ने भी इसको फिर उठाए रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि दिस इज समथिंग दैट पीपल आर टॉकिंग अबाउट। ये अगर आप ऐसा सोचते हैं कि ये सीजेपी ने खुद नीट का एक इशू पहले दिन से उठा के लिया, तो ऐसा नहीं है। नीट का इशू जिस दिन से नीट लीक हुआ उस दिन से 15 तारीख तक, मतलब लगभग 12 दिन तक तो सीजेपी का एग्जिस्टेंस ही नहीं था। तब भी नीट का इशू एक इम्पॉर्टेंट इशू रहा, अपोजिशन लीडर्स वगैरह उस चीज़ के बारे में बात करते रहे। तो ये मतलब 3 जून से लेकर 15 जून के बीच, ये टाइम पीरियड के बीच में भी ये इशू उठा, एंड इसके बाद सीजेपी ने इस पे कैपिटलाइज किया। कैपिटलाइज करना तो गलत वर्ड होगा, बट फॉर द सेक ऑफ फॉर द सेक ऑफ कम्युनिकेशन में ये चीज़ यूज़ कर रहा हूँ। तो सीजेपी ने इस चीज़ के ऊपर कैपिटलाइज किया। ये नीट का इशू अक्रॉस अक्रॉस द रिलीजन्स, अक्रॉस द कास्ट, अक्रॉस द पॉलिटिकल बाउंड्रीज, मोर इम्पोर्टेंटली एक रेजोनेट हो रहा था और एक जेन्युइन कॉज लग रहा था। तो इसलिए वो फिर ये मुद्दा उठाते हैं। पहले तो ऑब्वियसली वो मुद्दा ऑनलाइन उठाते हैं, फिर अभिजीत दिपके इंडिया आते हैं। ही कम्स टू इंडिया, एंड इंटरेस्टिंगली व्हेन ही कम्स टू इंडिया, वहाँ से वो प्लान करते हैं कि फिर जंतर मंतर, और फिर इंडिया में अक्रॉस, फिर पुणे जाते हैं, फिर लखनऊ, फिर अलग अलग जगह जाते हैं इंडिया में प्रोटेस्ट करने, लोगों से, स्टूडेंट से मिलने, उनके ग्रीवेंसेस सुनने, एक काइंड ऑफ प्रेशर ग्रुप बनाने की कोशिश। तो इसमें ये होता है कि ये इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाता है ऑब्वियसली। सक्सेस अब किस चीज़ पे आप किस चीज़ से वे करते हो, ये भी एक सवाल है। सक्सेस इन टर्म्स ऑफ में नंबर ऑफ पीपल हु टर्न्ड अप, इसकी बात कर रहा हूँ। तो अगर आप देखो तो सीजेपी के प्रोटेस्ट में स्टार्टिंग में लोग बहुत कम रहे। आई थिंक ही वुड हैव एक्सपेक्टेड मोर पीपल टू टर्न अप, बट कुछ 100 लोगों के आसपास टर्न अप हुआ करते थे मेरे ख्याल से। उस समय मैं जिस हिसाब से फॉलो कर रहा था, तो पुणे की प्रोटेस्ट इंटरेस्टिंगली सबसे ज़्यादा नंबर्स वहाँ पे शामिल हुए। हो सकता है कि दिप के महाराष्ट्र से है, इस वजह से हो सकता है ये हो, क्योंकि अगर पुणे में ये आर्ग्यूमेंट दिया जाए कि पुणे में स्टूडेंट पार्टीज एक्टिव रहती है, तो स्टूडेंट पार्टीज दिल्ली में ज़्यादा एक्टिव रहती है। बट दिल्ली का जो स्टार्टिंग का मूवमेंट था उसमें कम लोग थे, उससे ज़्यादा लोग पुणे में थे। और तो ये इस हिसाब से हुआ। और इस बीच ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल बना, जिससे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बढ़ने लगी कि व्हाई डिड द गवर्नमेंट अलाउ देम टू प्रोटेस्ट। गवर्नमेंट यूजुअली अगर आप देखें तो प्रोटेस्ट अलाउड नहीं करती है, भले ही वो जंतर मंतर पे हो या कहीं पे भी हो। आपको प्रोटेस्ट का परमिशन लेने में ही 10 से 15 दिन चले जाएंगे, आप प्रोटेस्ट नहीं कर पाओगे। आपको फिर डिटेन कर लेंगे, उन लोगों को उठा के छोड़ देंगे कहीं पे। ये आपने रेसलर्स प्रोटेस्ट के टाइम देखा, और ऐसे बीजेपी का आप कोई भी प्रोटेस्ट देख लीजिए बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर, उनका ये तरीका रहा है। दे डोंट वांट यू टू प्रोटेस्ट, दे डोंट वांट यू टू शो द डिसेंट। बट आखिर इस चीज़ में ऐसा क्या था कि इसमें गवर्नमेंट फ्रॉम द डे वन अलाउड डिप्के टू लैंड इन इंडिया, देन अलाउड हिम टू प्रोटेस्ट, देन अलाउड हिम टू गो अक्रॉस द सिटीज इन इंडिया एंड देन प्रोटेस्ट देयर। सो आखिर ऐसी क्या चीज़ें थी? तो इस वजह से काफ़ी लोगों का फिर ये आया कि ये ज़रूर सरकार की बैकिंग है, ये दिखाने के लिए कि अपोजिशन निकम्मा है, और देखो ये सारी चीज़ें, अपोजिशन की स्पेस खाने को वगैरह वगैरह। बट ये सब तो फालतू की ट्विटर पे आई हुई आईटी सेल वगैरह की थियोरीज रहती है, तो इस पे तो मैं नहीं जा रहा, और आप भी ऐसी थियोरीज में मत ही विश्वास रखिएगा। बट इस बीच आपको देखने की ज़रूरत होगी कि उस बीच इंडिया में हो क्या रहा था। ये इतना ऑनलाइन पीक हो रहा था, तो गवर्नमेंट को ये एंटिसिपेशन था, और राइटली सो, कि लोग ऑफलाइन टर्न अप नहीं होंगे। ये प्रोटेस्ट करते हैं, आजकल के बच्चे हैं, प्रोटेस्ट करेंगे और चले जाएंगे। अगर आप योगेंद्र यादव का भी स्टेटमेंट देखते हो,
योगेंद्र यादव ने भी यही अपने इसमें कहा, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है, उनके एनालिसिस हर मतलब काफ़ी उनके प्रेडिक्शंस एनालिसिस काफ़ी सही रहे हैं। इस मूवमेंट को भी वो क्लोजली बाद में इन्वॉल्व भी रहे मूवमेंट में, खुद जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया उन्होंने। तो उनका भी यही कहना था कि सरकार को एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये इतना बड़ा मूवमेंट होगा, और ये किसी को भी एक्सपेक्टेड नहीं था। सरकार को लगा कुछ 100-200 लोग आएंगे और ज़्यादा लोग नहीं आएंगे और ये मूवमेंट दब जाएगा और ऐसे ही साइड हो जाएगा, तो इसलिए सरकार ने भी इसको काफ़ी लाइटली लिया। इसके अलावा अगर आप देखें तो उस समय राम मंदिर में चंदा चोरी का जो इशू है वो काफ़ी प्रोमिनेंट हो रहा था। और अगर आप देखो तो ये आरएसएस बीजेपी को बहुत प्रेशर कर रहा था। और आपको ये, अगर आप न्यूज़ फॉलो करते होंगे तो आपने ये न्यूज़ में देखा होगा कि बीजेपी को ये चीज़ एक बहुत हॉन्ट कर रही थी कि मतलब आप जिस इशू पे आपने इतना कंटेस्ट किया है, जिस इशू पे आपने मोबिलाइज किए हैं वोटर्स, अब उसी इशू आपको वो बैकफायर कर रहा था। राम मंदिर की चोरी, जो कि अभी भी अपोजिशन वापस समाजवादी पार्टी अगर आप देखें तो ये इशू इसीलिए उठा रहे हैं क्योंकि ये एक्चुअल में ऐसा इशू है कि जो बीजेपी के कोर वोटर्स और जो बीजेपी के वोटर्स जो हिंदुत्व की वजह से, जो मान लीजिए ये बीजेपी के वोटर्स हैं, ये बीजेपी के कोर वोटर्स हैं जो हमेशा, जिसको कैडर कहते हैं, जो कभी भी बीजेपी को वोट करेंगे इर्रिस्पेक्टिव, जो हमेशा से बीजेपी को वोट करते आ रहे हैं। लेकिन ये जो पेरिफेरल वोटर्स हैं, मतलब ऐसे वोटर्स जो जो शायद दूसरी पार्टीज की तरफ जा सकते हैं, इसमें ऐसे काफ़ी वोटर्स हैं जो राम मंदिर की वजह से हो सकता है कि वो किसी और पार्टी के पास जाए। तो ये एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। इस वजह से ही अगर आप देखें तो ये बीजेपी को काफ़ी हॉन्ट कर रहा था और बीजेपी ये चीज़ समझती थी। तो ये आरएसएस की प्रेशर की वजह से और ये इलेक्टोरल डैमेज इस चीज़ की वजह से बीजेपी ने जानबूझ के, ये मैं नहीं कह रहा, ये काफ़ी लोग कह रहे हैं और इसमें मतलब मेरा भी एक, आई समवट अग्री विद दिस एज वेल, बट मैं आपको बस बता रहा हूँ कैसे इवेंट्स हुए, लोग क्या क्या कह रहे हैं, मुझे क्या लगता है कि सही है। ऑब्वियसली ये मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है, आपकी अंडरस्टैंडिंग डिफर कर सकती है। तो बीजेपी ने सीजेपी के प्रोटेस्ट को बढ़ने दिया, उसको कवरेज मिलने दिया, क्योंकि उससे ये मुद्दा ओवरशैडो हो रहा था, ये जो राम मंदिर वाला मुद्दा है, और मुद्दा फिर सीजेपी की तरफ डाइवर्ट हो रहा था। तो अगर आप फिर उस हिसाब से सीजेपी का एक मोमेंटम बना, बट सीजेपी का प्रोटेस्ट अगर आप देखो तो वो काफ़ी हफ्तों तक सीजेपी ने फिर जंतर मंतर पे धरना दिया। जंतर मंतर पे बैठ के सीजेपी, मेरे ख्याल से अभिजीत दीपके उनकी लाइफ में इतना कभी डिसअपॉइंट नहीं हुए होंगे जितना वो स्टार्टिंग डेज ऑफ द प्रोटेस्ट एट जंतर मंतर डिसअपॉइंट हुए होंगे। क्योंकि जो नंबर्स थे वो एक दो दिन लोग आए, बट उसके बाद वो कंसिस्टेंटली डिक्रीज होने लगा, क्योंकि ऑफलाइन लोग में भी अलग अलग कारण की वजह से नहीं आ पा रहे हो, वगैरह वगैरह, ऐसे ऐसे इश्यूज की वजह से। और लोग ऐसी चीज़, लोग एज अ प्रोटेस्ट, और गवर्नमेंट उस समय काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, अभी भी गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग तो अब बची नहीं है, अब इसने पूरा वो जो गवर्नमेंट का डर था वो ख़त्म कर दिया। लेकिन उस समय गवर्नमेंट के खिलाफ जो डर था, मतलब जो गवर्नमेंट का डर था सबके मन में, और कोई भी प्रोटेस्ट एक फ्रूटफुल नहीं हुआ था। और ये जो इशू है ये उतना लोगों के मन में तो ज़रूर था, लेकिन उतना डीपली लोगों के इसमें इन्वॉल्व नहीं हो चुका था ये इशू तब तक। और और ऐसा हर मूवमेंट में होता है कि स्टार्टिंग में लोग नहीं आते हैं, फिर वो मूवमेंट अगर आप कंसिस्टेंटली रखते हैं तो लोग जुड़ना शुरू होते हैं, और आपको पता नहीं कि कब वो मूवमेंट फिर बड़ा हो जाता है। तो इसमें भी काइंड ऑफ सिमिलर सिचुएशन हुई, सिमिलर थिंग हुई कि स्टार्टिंग में ये बहुत कम लोग थे और इसमें सब लोग सीजेपी को क्रेडिट कर रहे हैं, अभिजीत दीपके को क्रेडिट कर रहे हैं, उनकी टीम को क्रेडिट कर रहे हैं, एंड राइटली सो। मतलब इस इंसान को कुछ ज़रूरत नहीं थी इंडिया आके प्रोटेस्ट करने की, इनकी टीम को भी कुछ ज़रूरत नहीं थी, इनके पास अच्छे खासे फॉलोअर्स हो चुके थे, ये अपना कुछ ऑनलाइन क्रिएट कर सकते थे, उससे अच्छा खासा पैसा कमा सकते थे, बाहर ही रह सकते थे, सेटल हो सकते थे और एक आरामदायक ज़िंदगी जी सकते थे। बट दे डिसाइडेड टू कम टू इंडिया एंड stay consistent on their demands throughout the protest.
तो इसके लिए तो उनको अप्रिसिएशन जाना लाजमी है। आई ऑल्सो अप्रिशिएट देम फॉर दैट। बट अगर मीडिया में ये अप्रिसिएशन है तो मीडिया में जो दूसरी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस है उनको अप्रिसिएशन उतना नहीं जा रहा है। जैसे अगर आप आयसा, एसएफआई एक्सेट्रा एक्सेट्रा और भी बहुत स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस थी, वो वहाँ पे मौजूद थी। तो अगर आप देखें तो डे 1 ऑफ द प्रोटेस्ट से लेके एंड तक ये पीरियड है। तो इसमें अगर आप देखें तो इसमें बाहर से लोग इन्वॉल्व होना शुरू हुए, मतलब अक्रॉस द इंडिया लोग आना शुरू हुए। लेकिन ये जो स्टार्टिंग का फेज था ना, ये एक बहुत क्रूशियल फेज था। ये मूवमेंट को सस्टेन करने वाला फेज था। और इसमें यही जो भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस है ना, अगर आप जंतर मंतर पे कभी गए थे स्टार्टिंग में तो आपने देखा होगा कि यही स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे प्रोटेस्ट करे जा रहे थे। अगर ये प्रोटेस्ट नहीं करते तो मेरे ख्याल से दिप्के में भी वो मोटिवेशन नहीं रहता कि ये प्रोटेस्ट कंटिन्यू किया जाए, और मे बी वो प्रोटेस्ट कॉल ऑफ कर देते हैं, या फिर वो कहते कि हाँ हम लोगों से मिल रहे हैं, फिर अलग अलग फिर इंडिया टूर जैसा वो कोशिश करते करने का। लेकिन इन लोगों ने ये चीज़ कंसिस्टेंट रखी। इसमें आता है अब इम्पोर्टेंट, सोनम वांगचुक का फास्ट। देखिए, सोनम वांगचुक के फास्ट के बारे में मैं ये कमेंट नहीं कर रहा कि वो इंसान जेन्युइनली फास्ट कर रहा था नहीं कर रहा था। इनफैक्ट मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि अगर आप 15 से ज़्यादा दिन, मतलब लगभग 20 दिन के आसपास वो इंसान फास्ट पे था, तो अगर आप जेन्युइनली उस कॉज में बिलीफ नहीं रखते हैं तो मेरे ख्याल से यू कैन नॉट स्टे ऑन फास्ट फॉर 20 डेज। मतलब 20 डेज फास्ट पे रहना सिर्फ अपॉर्चुनिटी के लिए तो काफ़ी मतलब ये तो बहुत खोखली बात हुई कहने के लिए। तो आई थिंक ही जेन्युइनली बिलीव्ड इन द ग्रीवेंसेस ऑफ स्टूडेंट्स। और एक इनकी इमेज काफ़ी एक न्यूट्रल न्यूट्रल इमेज थी, और इनकी इमेज काफ़ी एक ऐसे सेकुलर इमेज थी। सेकुलर इन द सेंस अक्रॉस द पार्टीज, अक्रॉस द क्लासेस ये इमेज लोगों में रेजोनेट हुई। ये फास्ट पे बैठे, और जैसा कि योगेंद्र यादव ने कहा था कि ये सोनम वांगचुक के प्रोटेस्ट को मीडिया कवर नहीं करेगी। स्टार्टिंग के 1-2 हफ्ते मीडिया बिल्कुल कवर नहीं करेगी, लेकिन जैसे जैसे ये आप कंसिस्टेंट रहोगे वैसे वैसे कवरेज मिलना शुरू हो जाएगा। और एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। स्टार्टिंग में ट्रेडिशनल मीडिया ने तो कवरेज दिया नहीं, और इवन ऑनलाइन मीडिया फॉर दैट मैटर उतना कवरेज नहीं दे रही थी। मतलब इसका जिक्र हो रहा था, ऑनलाइन लोग बात कर रहे थे, लेकिन उतनी ज़्यादा लोग बात नहीं कर रहे थे जितना एंड में ये चीज़ हुई। इसमें टर्निंग पॉइंट आता है 15th ऑफ जुलाई के आसपास। 15th जुलाई में ये अभी जो भी फिगर्स, नंबर्स, डेट्स बता रहा हूँ ये काइंड ऑफ एस्टिमेट्स है। मैं अगर 15 कहूँ तो इसका मतलब है कि 13 से 16 तारीख इस टाइम का रफ पीरियड। सो ऐसे तो अगर आप 15 तारीख के आसपास देखें तो उस समय लोगों के मन में ये सेंटिमेंट्स उभरना शुरू हुए कि यार ये इंसान इतने दिनों से फास्ट पे है और सरकार इसको सुन तक नहीं रही है। मतलब सरकार ने इवन कंसर्न भी नहीं जताया है इसकी हेल्थ के बारे में। और ऐसा नहीं कि ये इशू कोई अलग इशू है, मतलब दिस वाज अ वेरी जेन्युइन कॉज। अगर इस पे तो सरकार को बोलना चाहिए, इस पे तो सरकार को एंगेज करना चाहिए। ये एक फ्रस्ट्रेशन लोगों के मन में डेवलप हुआ। और मान ली अभी ये जो टाइम पीरियड है ना 15 जुलाई के आसपास का, ये टाइम पीरियड क्रूशियल इसलिए है क्योंकि इस समय नीट ने ओवरटेक कर लिया था। नीट को ओवरटेक कर लिया गया था। ये मुद्दा फिर नीट का नहीं रहा था, ये रहा था कि गवर्नमेंट इज रिलक्टेंट टू इवन टॉक टू देम, इवन टू एंगेज विद देम। गवर्नमेंट इज नॉट लिसनिंग टू यू, गवर्नमेंट डज नॉट केयर अबाउट यू। और ये जो भी फ्रस्ट्रेशन, इतने सालों का फ्रस्ट्रेशन जिन लोगों में था, जो कभी खुल के ये चीज़ बता नहीं पाए सरकार के खिलाफ, अपना डिससेटिस्फैक्शन जता नहीं पाए, वो धीरे धीरे पाइलअप हो रहा था। और वो पाइलअप होके एक इस मूवमेंट में वो धीरे धीरे ब्रेक करना शुरू हो गया। और अगर आप इंटरेस्टिंगली हिस्ट्री देखते होंगे
तो जेपी का भी मूवमेंट बिहार में आपको पता ही है स्टूडेंट मूवमेंट के रूप में तैयार शुरू हुआ, और वो छोटे छोटे मुद्दों से शुरू हुआ। मेस की फीस, मेस का खाना, ये सारी चीज़ों से वो मूवमेंट शुरू हुआ। तो वो एक ट्रिगर पॉइंट होता है कोई भी मूवमेंट का। अगर आपको मैं क्लासिक एग्जांपल दूं तो 1857 रिवोल्ट में जो गन में पिग का फैट वगैरह ये सारे इश्यूज थे, इससे इतनी बड़ी म्यूटिनी हो गई थी। तो वो ऑब्वियसली वो इशू के बारे में नहीं होता है, वो इशू एक फेस बन जाता है, एक ट्रिगर पॉइंट बन जाता है। तो वैसे ही नीट के इशू ने ये वहाँ पे काम किया, क्योंकि सच्चाई तो ये है कि वहाँ पे जंतर मंतर पे जितने भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उसमें नीट के प्रोटेस्ट करने, नीट से कंसर्न लोग, मतलब जो डायरेक्टली नीट से इम्पैक्टेड थे, मतलब जो खुद नीट एग्जाम दिया हो या जिनके किसी फैमिली मेंबर ने दिया हो, वो हार्डली 5% लोग होंगे। बाकी तो 95% ऐसे लोग थे जो एक्चुअल में फ्रस्ट्रेटेड थे, सिस्टम से फ्रस्ट्रेटेड थे, गवर्नमेंट से डिससेटिस्फाइड थे। और राइटली सो, अगर आप सरकार, एक मूवमेंट हो रहा है दिल्ली के कैपिटल में एक जेन्युइन कॉज के लिए और सरकार उनसे बात तक नहीं करना चाह रही है, तो एक फ्रस्ट्रेशन होना लाजमी है। और वो फ्रस्ट्रेशन इसी मूवमेंट का नहीं, फ्रस्ट्रेशन पहले से ही पाइल अप हो रहा था, यहाँ पे आके वो फ्रस्ट्रेशन धीरे धीरे फटना शुरू हुआ। और इसी बीच अगर आप देखते हैं कि ऑनलाइन 15 के बाद ऑनलाइन जो डिस्कोर्स है वो डिस्कोर्स बदलना स्टार्ट हो जाता है। ऑनलाइन लोग इस चीज़ के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं और ये चीज़ वायरल हो जाती है। जिस तरीके से 20 मिलियन फॉलोअर्स वाली चीज़ वायरल हुई, उस तरीके से ये भी चीज़ उतनी ही वायरल होना चालू हो जाती है। पूरा एल्गोरिदम इस हिसाब से शिफ्ट हो जाता है। अगेन ये मैं कहूँगा कि शायद से इसमें फिर फॉरेन एलिमेंट्स इन्वॉल्व हो, उन्होंने ये चीज़ पुश की हो, बट ये चीज़ उन्होंने डेवलप नहीं की थी। ये चीज़ वो पुश करे ना करे वो अलग चीज़ है, बट ये चीज़ डेवलप जेन्युइनली ऑर्गेनिकली लोगों में हुई थी। ये फ्रस्ट्रेशन, इस पे में भी उन्होंने कैपिटलाइज करने की कोशिश की हो। तो ऑनलाइन ये चीज़ काफ़ी बढ़ने लगी, और जो डर था लोगों के मन में सरकार के खिलाफ, वो डर ओवरटेक हो गया फ्रस्ट्रेशन से। लोग इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए, इतने ज़्यादा गुस्सा हो गए कि लोगों के मन में ये जो डर था वो धीरे 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 खत्म होना शुरू हुआ। जो डर की बात अगर आप कह रहे हैं कि 20 जुलाई को जो हुआ, उसके बाद हर कोई कह रहा होगा कि डर खत्म हो गया, डर खत्म होना 15 से ही स्टार्ट हो गया। अगर आप देखें तो उसी वक्त बॉलीवुड के काफ़ी एक्टर्स बोलना शुरू कर गए। सोनाक्षी सिन्हा was the first person to talk, was one of the first persons to talk about it। तो ये वो जो डर था ना वो सरकार का, वो डर लोगों के मन में पहले से था कि हाँ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं ये चीज़ बोलने के, इतनी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट के खिलाफ, तो लोग भी अवॉइड करते थे। बट ये ऐसा कह लीजिए कि सर के ऊपर से पानी चला गया था, तो अब इनसे भी रहा नहीं गया। और इवन मैं खुद की पर्सनली बात करूँ तो मैं कॉलेज के दिनों में प्रोटेस्ट वगैरह में काफ़ी काफ़ी पॉलिटिकली एक्टिव रहता था। लेकिन आफ्टर अ पॉइंट यू गेट टू अ रियलाइजेशन कि यार प्रोटेस्ट वगैरह से ज़्यादा कुछ होता नहीं है, और देन यू साइडलाइन योर सेल्फ फ्रॉम दिस। तो मेरा ऐसा हो चुका था कि मैं किसी प्रोटेस्ट में नहीं जाता था, और ज़्यादा मेरे एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रहते थे, और ना तो मैं प्लान कर रहा था कि मैं सीजेपी की प्रोटेस्ट में जाऊँ। बट यार जो भी हुआ मुझसे रहा नहीं गया, मैं भी सीजेपी की प्रोटेस्ट में 17-18 को गया। और अ, ये प्रोटेस्ट में मैं उसी फ्रस्ट्रेशन से गया यार। अब मैं मतलब मैं खुद को क्या मतलब जवाब दूंगा बाद में, इस सोच से मैं चला गया कि अब यार कितनी देर तक चुप बैठूं, कितनी देर तक, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो वो एक जैसा मेरा फ्रस्ट्रेशन था, मे बी वो पर्सनल मुझे लगा हो, बट मुझे लगता है वैसा फ्रस्ट्रेशन अक्रॉस द कंट्री लोगों को फील हुआ, और काफ़ी लोगों को फील हुआ। और इस वजह से लोग ऑनलाइन बात करना शुरू कर दिया। और इस बीच 20 जुलाई का कॉल ऑलरेडी, संसद चलो जो कॉल है वो हो चुका था अनाउंस कि 20 को हम संसद जाने वाले हैं। वो कॉल ऑलमोस्ट अनाउंस हो चुका था उस वक्त तक। उसमें आता है दिल्ली कमिश्नर ऑफ पुलिस का रिप्लेसमेंट। आप दिल्ली दिल्ली होम मिनिस्ट्री दिल्ली कमिश्नर को रिमूव करती है और एक नए कमिश्नर को लाती है आईबी से। ये एक बहुत ही
मतलब अब्रप्ट इवेंट कह लीजिए, अनयूजुअल इवेंट कह लीजिए, क्योंकि कमिश्नर जैसी पोस्ट को कोई भी सरकार 2-3 साल तक नहीं हटाती है। और ये नए कमिश्नर को लाने के पीछे की ये भी हो सकती है कि इनको ये प्रोटेस्ट साफ करना था, प्रोटेस्ट को राइटली मैनेज करना था, और मे बी ये जो भी ऑनलाइन डिस्कोर्स फिर क्रिएट हो रहा था, फिर सरकार समझ गई थी कि हाँ, थिंग्स आर गेटिंग आउट ऑफ देयर हैंड। तो यहीं पे आ जाती है गवर्नमेंट की मिस्टेक्स। सबसे बड़ी तो ये मिस्टेक थी कि गवर्नमेंट ने एंगेज ही नहीं किया, बट वो हर प्रोटेस्ट के साथ करती है, वो तो गवर्नमेंट का काम करने का तौर तरीका है। तो गवर्नमेंट की इसके बाद भी सक्सेसिवली गवर्नमेंट ने एक के बाद एक मिस्टेक्स करना स्टार्ट किया। सबसे पहले तो मेरे को लगता है ये गलत इंसान को इन्होंने कमिश्नर अपॉइंट कर दिया, क्योंकि इस इंसान ने जो जो डिसीजंस लिए हैं बाद में, जिस जिस हिसाब से डिसीजंस लिए हैं, वो ना सिर्फ मॉरल लेवल पे गलत थे, बट इवन स्ट्रैटेजिकली गलत थे बीजेपी के लिए। उससे बीजेपी का कुछ फायदा नहीं हुआ, बीजेपी को नुकसान ही करता गया, नुकसान ही करता गया, और अब तक वो बीजेपी इस ट्रॉमा में जी रही होगी मेरे ख्याल से, बीजेपी की जो भी सेंट्रल लीडरशिप है, कि ये उनसे भारी चूक हो गई असेसमेंट में, या गलत इंसान को उन्होंने लिया। सबसे पहले तो ये सोनम वांगचुक को उठाने का प्लान, अगर आप वो न्यूज़ रिपोर्टर्स, बाद में ये रिपोर्ट्स आई ऑब्वियसली, जब रेजिग्नेशन हुआ उसके बाद ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, और उसके बाद जितने भी जर्नलिस्ट अंदर की खबरें बता रहे हैं, अब उसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, बट यू कैन ओनली ट्रस्ट दिस जर्नलिस्ट, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर करेक्ट एज वेल। तो काफ़ी जर्नलिस्ट ये बता रहे थे कि ये ऑपरेशन एक बहुत ही वेल प्लान्ड ऑपरेशन की तरह इनको करना था। ये ऑब्वियसली वॉच तो रख रहे थे कि अभिजीत दिपके हो गए, या फिर सीजेपी की जो जो सेंट्रल लीडरशिप है वो किस किस टाइम पे बहुत कम एक्टिव रहती है। तो उन्होंने वो सुबह का टाइम देखा, अर्ली मॉर्निंग पीरियड, कि जिसमें इनको एक विंडो मिल गई थी कि आप सोनम वांगचुक को उठा सकते हैं। और इनका कुछ प्लान था कि 1 मिनट के आसपास का विंडो रहेगा, जिसमें ये जाएंगे, तुरंत उठाएंगे, गाड़ी में डाल देंगे, कोई फोटो वगैरह नहीं ले पाएगा 1 मिनट में, और तब तक हो जाएगा। बट वो ऑब्वियसली जैसा प्लान किया उस तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हुआ, और इन्होंने ये काफ़ी वेल्ड प्लान था, मतलब इन्होंने ऐसे इस तरीके से कि यहाँ कौन रहेगा, यहाँ कौन रहेगा, यहाँ कौन रहेगा, कौन सिविल यूनिफॉर्म में रहेगा, कौन पुलिस की यूनिफॉर्म में रहेगा, ये सारी चीज़ें प्लान थी। इवन वहाँ से जंतर मंतर से हॉस्पिटल जाने तक का जो रास्ता है, वो रास्ते पे ट्रैफिक ना रहेगी, कि ऐसा हो जाए कि ट्रैफिक में ही फंस जाए, वो सारी चीज़ें प्लान थी। तो ये इन्होंने, मतलब ये गवर्नमेंट कोई और ही चीज़ प्लान कर ली थी, इससे अच्छा एंगेज ही कर ली थी। बट इन्होंने ये सोचा कि भाई अगर हम सोनम वांगचुक को उठा दें तो ये प्रोटेस्ट दब जाएगा। ये मेरे ख्याल से गवर्नमेंट का फुलिशनेस है, ये गवर्नमेंट की भारी मिस्टेक हुई। और अगर कोई भी सेन एडवाइज़र गवर्नमेंट में होता, मेरे ख्याल से होते होंगे, उन्होंने एडवाइस भी किया होगा कि ऐसा मत करो, बट शायद उनकी नहीं सुनी गई, कि ये चीज़ करने से ये मूवमेंट रुकने वाला नहीं था। वो डर जो ख़त्म हो रहा था, वो डर इससे और ख़त्म हो गया, कि देखो भाई, ये अब इससे ना बात कर रहे हैं ना कुछ, इसको फोर्सफुली उठा के सोनम वांगचुक को ले गए गवर्नमेंट। तो इससे ये और फ्रस्ट्रेशन हुआ। और मैं 18-19 के आसपास वहाँ पे सीजेपी की प्रोटेस्ट में वहाँ पे जंतर मंतर पे था। तो मैंने वहाँ पे देखा कि क्राउड बढ़ रहा था, बट फिर भी मैं उतना सेटिस्फाइड नहीं था क्राउड से। मतलब मैंने जो पुराने प्रोटेस्ट ज्वाइन किए हैं, उस प्रोटेस्ट में मैंने देखा कि उसमें भी सिमिलर क्राउड था। तो मुझे वहाँ जाके थोड़ा सा, क्या कह सकते हैं, डिसअपॉइंटमेंट हुआ, कि यार मतलब जितना ऑनलाइन इस चीज़ के बारे में बात हो रही है, उतना ग्राउंड पे तो कुछ दिख नहीं रहा है। जो ये 20 के पहले की बात बता रहा हूँ मैं, जब सोनम वांगचुक को उठा के ले गए, क्राउड ऑब्वियसली बढ़ रहा था। जो 15 से लेके 18 तक हुआ, उसमें क्राउड बढ़ता जा रहा था सक्सेसिवली, हर दिन ज़्यादा लोग आ रहे थे। लेकिन उतने ज़्यादा लोग नहीं थे जितनी मेरी एक्सपेक्टेशन थी ऑनलाइन चीज़ें देखने के बाद, कि हाँ ऑनलाइन इतनी बातचीत हो रही है तो वहाँ पे भी लोग रहेंगे। तो ये ऑब्वियसली हुआ, बट मैं डिसअपॉइंट हुआ इस चीज़ को देख के, कि यार इस हिसाब से तो ये 20 का कॉल जो है उसमें तो कुछ लोग आएंगे नहीं, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें। लेकिन ये क्या हुआ, ये अपील किस हिसाब से गई, ये फ्रस्ट्रेशन इस हिसाब से निकला, कि लोगों ने
अलग अलग कोनों से इंडिया में प्लान किया कि यार वो 20 तारीख को जा रहे हैं जंतर मंतर, वहां से वो पार्लियामेंट की तरफ जाएंगे। तो ये प्लान एक्चुअल में किस हिसाब से था, कैसे था, गवर्नमेंट को इसके बारे में पता था, नहीं पता था, गवर्नमेंट ने नंबर्स एंटिसिपेट किए थे, नहीं किए थे, इसके बारे में तो मेरा जो ओपिनियन था, अगर मैं आज से 5-10 दिन पहले ये वीडियो बना रहा होता, जब मूवमेंट हाल ही में रेजिग्नेशन हुआ था, तब शायद मैं ये कहता कि दिल्ली पुलिस को सब पता था कि कितने लोग आने वाले हैं, क्या आने वाले हैं, सब चीज़ की इंफॉर्मेशन थी, और उन्होंने ये जानबूझ के क्योस क्रिएट करने की कोशिश की, अलग अलग गुड्स में लोगों को बांटने की कोशिश की, और वहाँ पे वो चीज़ सप्रेस करने की उन्होंने कोशिश की। और जैसे ये सप्रेस होगा, उन्होंने ये सोचा कि हम सप्रेस करें, क्योंकि इन्होंने सप्रेस करने की कोशिश की मूवमेंट को। किस हिसाब से की? 20th की अगर लाइन ऑफ इवेंट्स अगर आप देखें तो मेट्रो स्टेशंस बंद कर दिए गए, जो जिस हिसाब से बैरिगेटिंग्स थी कि ऐसे सपोज कोई रोड्स है तो कुछ लोग यहाँ पर है, कुछ लोग यहाँ पर है, कुछ लोग यहाँ पर है, ये लोग ना यहाँ पर जा पा रहे हैं, ये लोग ना यहाँ पर आ पा रहे हैं, जंतर मंतर में लोग जा रहे हैं, जंतर मंतर से वापस नहीं आ पा रहे हैं लोग। इस तरीके का क्योस ये जानबूझ के क्रिएट किया गया ताकि लोगों को कोई भी लीडरशिप ना रहे और ये लोगों को वहीं पे कर्टेल किया जा सके। क्योंकि अगर आप देखें तो इनकी जो भी सेंट्रल लीडरशिप है, जैसे अभिजीत दीपके वगैरह की वैन को तो उन्होंने काइंड ऑफ एक स्पेस में लिमिट कर दिया था जंतर मंतर के पास, और जो सौरभ दास वगैरह दूसरे लोग हैं उनको जेपी नड्डा के घर पे बुलाया, और अगर बात करनी थी तो आप बात करते, आप उनको 15 मिनट बिठाते, 1 मिनट आधे घंटा बिठाते, लेकिन उनको 2-3 घंटे वहां पे बिठाए रखा, और बात कितनी देर तक की? 10 मिनट तक। सो ओनली 10 मिनट्स दे टॉक। तो ये ऑब्वियसली दिल्ली पुलिस की प्लानिंग थी। ये मुझे, अगर मैं ये वीडियो कुछ दिन पहले बना रहा होता तब मैं क्या कहता, मैं वो बता रहा हूँ। ये दिल्ली पुलिस की प्लानिंग थी कि ये मूवमेंट को हम ऐसे करके छोटे छोटे हिस्सों में करके ब्रेक कर देंगे, और मीनवाइल लोगों को मारेंगे, लाठीचार्ज करेंगे, तो लोग चले जाएंगे, और फिर रात में हम जंतर मंतर का टेंट वगैरह सब हटा देंगे, और साफ साइट, लोग आएंगे भी नहीं, डर जाएंगे, और डर का माहौल क्रिएट करने की कोशिश, जैसे उन्होंने रात में इंस्टाग्राम और ट्विटर पे पोस्ट भी डाला था कि आप प्रोटेस्ट में आएंगे तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये सारी चीज़ें बोले जा रहे थे। तो ये मुझे लगता था, बट अभी मैं जो रिपोर्ट्स पढ़ रहा हूँ ये मेरे ख्याल से फुल रियलिटी नहीं है। मतलब दिल्ली पुलिस वॉज अनअवेयर कि इतना ज़्यादा क्राउड आएगा। उन्होंने ये एंटिसिपेट ही नहीं किया था। उन्होंने एंटिसिपेट किया होगा कि कुछ 5-10 हज़ार लोग आएंगे, उनको वो मैनेज कर लेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से फोर्स डिप्लॉयड थी उस हिसाब से फोर्स बस कुछ 1000 लोगों की ही थी, मैक्सिमम 20 के लोगों की फोर्स डिप्लॉयड थी। मतलब इतने लोग कंट्रोल किए जाने वाली फोर्स डिप्लॉयड थी। इतनी फोर्स डिप्लॉयड नहीं थी कि आप इतने नंबर्स में, अब नंबर्स तो हमें नहीं पता कि 50,000 लोग आए थे या 1 लाख लोग आए थे, कभी तो क्लेम करते कि 2 लाख के आसपास लोग आए थे, हमें नंबर्स तो नहीं पता, बट श्योरली 50,000 से तो ज़्यादा ही लोग थे अगर आप विजुअल्स वगैरह देखें। तो ये दिल्ली पुलिस ने एंटिसिपेट ही नहीं किया था। अब ये इंटेलिजेंस फेलियर मानो या जो कुछ भी मानो, ये गवर्नमेंट ने एंटिसिपेट नहीं किया था, और ये एक पैनिक में लिया गया डिसीजन था। अगर आप देखो उस समय पार्लियामेंट में क्या हो रहा था, पार्लियामेंट में एमपीज वहाँ पे मौजूद थे, और प्रोटेस्टर्स, ये सपोज पार्लियामेंट है, यहाँ तक प्रोटेस्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे। मकर द्वार के क्लोज आ गए थे प्रोटेस्टर्स। मकर द्वार यूजुअली पार्लियामेंट का क्लोज नहीं होता है, वो क्लोज करना पड़ा था। और आज तक की इंडिया टुडे के जर्नलिस्ट ये चीज़ वहाँ से कवर कर रहे थे, पार्लियामेंट के अंदर से। काफ़ी जर्नलिस्ट बाहर थे, कुछ जर्नलिस्ट पार्लियामेंट के अंदर से भी कवर कर रहे थे कि पार्लियामेंट के अंदर क्या माहौल है। तो ये मौसमी सिंह हो गई और दूसरे जो भी जर्नलिस्ट हैं, वो रिपोर्ट करते हैं कि उस समय एमपीज भी, इंक्लूडिंग अपोजिशन एमपीज, घबराए हुए थे। वो ये सोच रहे थे कि ये लोग अब क्रॉस करके पार्लियामेंट में एंटर कर लेंगे, क्योंकि उनको पार्लियामेंट के अंदर तक नारे आवाज़ सुनाई दी जा रही थी, टीयर गैसेस की आवाज़, लोगों की आवाज़, ये सब पार्लियामेंट के अंदर तक आ रही थी। तो ये लोग एक्चुअल में घबराए हुए थे। ये ऐसे जर्नलिस्ट, काफ़ी, एक जर्नलिस्ट नहीं, काफ़ी जर्नलिस्ट ये क्लेम कर रहे हैं, इंक्लूडिंग अपोजिशन लीडर्स। अब उन्होंने सोचा कि हाँ,
ये पार्लियामेंट के अंदर ही घुसने वाले। और इनमें ये ऑब्वियसली सोचना भी लाजमी है, क्योंकि जो रिसेंट पास्ट में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ, जो नेपाल में हुआ, जो श्रीलंका में हुआ, उसमें यही हुआ कि सोशल मीडिया में कुछ हुआ, लोग सड़क पे उतरे और वो उनकी रिस्पेक्टिव पार्लियामेंट्स, मिनिस्ट्रियल हाउस वगैरह उस चीज़ में घुसे और वहाँ पे तोड़ फोड़ की और पूरी एनआरकी लाइक सिचुएशन हो गई। और जो भी रूलिंग क्लास है उनको उन्होंने हटा दिया वहाँ से। ये इस वजह से ये सोच भी रहे होंगे। और उस समय इंटरेस्टिंगली अगर आप देखें तो राहुल गांधी अब तो इस चीज़ के बारे में काफ़ी मुद्दा उठा रहे हैं, जो प्रोटेस्टर्स इंजर्ड हुए उनके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन उस दिन जब ये प्रोटेस्टर्स पार्लियामेंट के आसपास मौजूद थे, तब राहुल गांधी से मीडिया ने पूछा था कि आप इस पे क्या कहना चाहते हो। तो राहुल गांधी ने कहा आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन इट। एंड काफ़ी जर्नलिस्ट ये कहते हैं कि इवन कांग्रेस वाज अनअवेयर एंड कांग्रेस वाज इन दिस कंफ्यूजन एंड डिल्यूजन कि आखिर ये मूवमेंट से होगा क्या। मतलब क्या ये लोग पार्लियामेंट के अंदर घुस जाएंगे, क्या ये लोग कितनी संख्या है, क्या है, ये इंफॉर्मेशन इनके तक काफ़ी बिट्स एंड पीसेस में पहुंच रही थी। इवॉल्विंग सिचुएशन थी, बाहर आप नारे सुन रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो रही है। तो इस बीच राहुल गांधी ने ये चीज़ अवॉइड करना चाहा कि ये इस मूवमेंट को एक्चुअली में सपोर्ट करते हैं नहीं करते हैं। तब तक तो कांग्रेस इस चीज़ पे चुप ही थी। पवन खेरा को सोनिया गांधी के इंसिस्टेंस पे जाने के लिए कहा था सोनम वांगचुक के पास, लेकिन इन जनरल कांग्रेस इस चीज़ पे साइलेंट ही थी। लेकिन ये जब हुआ उस समय कांग्रेस ने बाद में ये चीज़ शायद सोची कि जब मूवमेंट दब गया, दब नहीं गया, बट जो भी वायलेंस खत्म हुआ 20th के बाद, जब राहुल गांधी ने इस चीज़ के बारे में सोचा, तब मे बी उन्होंने वो डिसीजन लिया हो। लेकिन काफ़ी जर्नलिस्ट के हिसाब से इवन अपोजिशंस पार्टीज वर अनक्लियर एज टू व्हाट माइट हैव हैपेंड। एंड दिल्ली पुलिस इस बीच काफ़ी कोशिश करने की कि ये पार्लियामेंट तक ना जाए। इस पे चंद्रशेखर अगर आप देखो, जो कि वहाँ पे उन्होंने कॉल भी दिया था कि वो भी पार्लियामेंट मार्च करेंगे वगैरह वगैरह, बट इवन चंद्रशेखर डिड नॉट एंटिसिपेट कि इतने लोग आएंगे और वो पार्लियामेंट के अंदर मार्च करने की कोशिश करेंगे। और मतलब कि ऐसे बस पार्लियामेंट की तरफ आएंगे, छुएंगे और वापस चले जाएंगे। लोगों को सच में लग रहा था कि पार्लियामेंट के अंदर जाना है। और ये कोई ऐसे ट्रेंड प्रोटेस्टर्स तो नहीं थे ना, ये मोस्ट प्रोटेस्टर्स का फर्स्ट प्रोटेस्ट था लाइफ का। मतलब दे डोंट नो प्रोटेस्ट एथिक्स। एथिक्स क्या, मतलब प्रोटेस्ट किस तरीके से किया जाता है। कि आप पार्लियामेंट चलो का मतलब ये नहीं कि आप पार्लियामेंट के अंदर घुस जाए या पार्लियामेंट के बैरिगेड्स तोड़ दे, ये कुछ कर दे। वो उसका सिंबॉलिक मतलब कि वहां जाए, वहां पे अपनी डिमांड रखे और वापस चले जाए। ये प्रोटेस्टर्स के इसमें नहीं था। चंद्रशेखर अगर आप देखो, चंद्रशेखर कोशिश कर रहे थे कि लोगों को बिठाए। वो कह रहे थे लोगों को कि आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, यहाँ पे बैठ जाइए, हमें वायलेंस नहीं करना है, ये चीज़ें नहीं करनी है, ये वो। लेकिन वो जैसे ही वो दिल्ली पुलिस ने, ऑब्वियसली दिल्ली पुलिस वहाँ पे खड़ी थी, दिल्ली पुलिस ने चंद्रशेखर को कहा होगा कि आप आइए, स्टूडेंट को बोलिए कि बैठिए, पीछे जाइए, एक सेफ इन्वायरमेंट में जाइए, काफ़ी रकस हो रहा है, ये वो। लेकिन चंद्रशेखर ने वहाँ जाके ये कहने की कोशिश की, लेकिन वहाँ से फिर स्टूडेंट्स के नारे लगना शुरू हुए कि जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो चंद्रशेखर भी उस समय काफ़ी वो हुए होंगे कि ये चीज़ उन पे भी बैकलैश ना हो जाए। तो उन्होंने उसके बाद जो भी एंगेज करना है वो छोड़ा और फिर वो दिल्ली पुलिस के हाथ में मामला दिया। और उसके बाद फिर आपने देखा कि कैसे दिल्ली पुलिस ने उस मूवमेंट को किस हिसाब से वायलेंस किया और किसी बेरहमी से स्टूडेंट्स को मारा। मतलब पेलेट गन्स का इस्तेमाल किया गया और लोगों के सर फोड़े गए, विमेन के प्राइवेट पार्ट्स पे आपने टच किया। ये मतलब दिल्ली पुलिस ने मतलब बहुत ही शर्मनाक चीज़ करी। और मेरे ख्याल से ये दिल्ली पुलिस का परसेप्शन अब 10-20 साल तक तो चेंज होने वाला है नहीं, कि मतलब जो भी उन्होंने जिस हिसाब से भी हरकत करी है। और ये मतलब लोग प्रोटेस्ट में भी मुद्दा उठा रहे थे कि आपको ऊपर से ऑर्डर था कि आप प्रोटेस्टर्स पे लाठीचार्ज करो, बट किस हिसाब से लाठीचार्ज करोगे तो ये आपका पर्सनल डिस्क्रेशन था ना। वीडियोस में क्लियरली दिख रहा था कि मतलब दीज गाइज वर एक्चुअली फ्रस्ट्रेटेड एंड दे वर वेंटिंग आउट देयर फ्रस्ट्रेशन ऑन स्टूडेंट्स। बट खैर जो भी 20 जुलाई को हुआ
उससे दिल्ली कमिश्नर ऑफ पुलिस ने ये एंटिसिपेट किया होगा कि इससे प्रोटेस्ट दब जाएगा। मेरे ख्याल से वो हिस्ट्री पढ़ते हैं नहीं, और अगर वो हिस्ट्री पढ़ते तो उनको पता होता कि जितना आप प्रोटेस्ट को सप्रेस करने की कोशिश करोगे, स्पेशली ऐसे प्रोटेस्ट जो स्पॉन्टेनियसली इरप्ट हुए हैं, ऐसे प्रोटेस्ट को आप जितना सप्रेस करते हो वो उतना बाउंस बैक होते हैं, वो उतने ज़्यादा नंबर्स में बढ़ते हैं। 20th को जो हुआ उससे सरकार डरी नहीं, लेकिन 21 जुलाई को और लोग वहां पर आए। सिर्फ वो लोग नहीं जिन्होंने मार खाया, बल्कि और लोग जो चुप थे, वो डरे नहीं, वो आए। और इस समय जो डर था वो पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया। इस समय प्रोटेस्ट की लैंग्वेज चेंज हो गई। जो लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, अगर आप कोई भी रिवॉल्यूशन पढ़े, जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन, जब भी मोनार्क के खिलाफ, किंग के खिलाफ एक पब्लिक सेंटिमेंट, एक पब्लिक का रेजिस्टेंस स्टार्ट होता है, तो उनकी वो लैंग्वेज में दिख जाता है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन की अगर आप बात करें तो तब उनके मोनार्क, उनकी किंग क्वीन के बारे में ये उनका कैरेक्टर असैसिनेशन, ये सारी चीज़ें होना वो कॉमन था। और यहाँ पे भी आपने जंतर मंतर पे देखा कि पीएम की जिस हिसाब से फोटोज़ को डिस्टॉर्ट किया गया, एक प्राइम मिनिस्टर की फोटोज़ को जिस हिसाब से दिखाया गया, पोस्टर्स जिस हिसाब से एकदम ऐसी लैंग्वेज यूज़ कर रहे थे जो ये मैं वीडियो में बता भी नहीं सकता। और वो चीज़ सही है गलत है मैं उस चीज़ पे कमेंट नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि वो चीज़ हर जगह होती है। जहाँ जहाँ ऐसे प्रोटेस्ट्स होते हैं वहाँ वहाँ वो चीज़ें होती है, और वो चीज़ यहाँ पे भी दिखना चालू हो गई। वो वन ऑफ द इंडिकेशंस है कि लोगों के बीच का डर खत्म हो गया। अब डर लोगों में था नहीं, लोग लाठियों से भी डर नहीं रहे थे। और ये सिचुएशन एक बहुत नाइटमेयर जैसी होती है कि जब आपके जनता अब पुलिस की लाठी से डर नहीं रही है, वो इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो रही, उस चीज़ से डर नहीं रही है, उस चीज़ से पीछे नहीं हट रही है, वो डर खत्म हो गया है। नाउ यू डोंट हैव एन ऑप्शन, यू कांट ओपनली फायर ऑन योर सिटीजन्स। तो ये गवर्नमेंट काफ़ी पैनिक की सिचुएशन में तब पहुंच गई। फिर सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स के बारे में स्टार्ट हो गया जेपी नड्डा और सीजेपी के अंदर। तो ये सीजेपी ने कहा कि नहीं, वो अब उनके रेसिडेंस पे नहीं जाएंगे, अब वो एक कोई न्यूट्रल जगह चुनेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब फाइनल हुआ, सरकार ने अग्री किया, मतलब सरकार ने तुरंत 2-3 घंटों के अंदर अग्री किया कि हाँ हाँ हम मिल सकते हैं वहाँ पे, वरना कोई भी सरकार नहीं करती अग्री। सरकार को दिख रहा था एक प्रेशर, और ये प्रेशर सरकार के ऊपर न सिर्फ स्टूडेंट प्रेशर था, बल्कि ये इसको फिर अब परसेप्शन हो गया था कि जो बीजेपी का सबसे बड़ा एसेट है, दैट इज प्राइम मिनिस्टर मोदीज इमेज, वो अब टूटना हो गया था शुरू। अब वो इमेज उतनी सेक्रोसेंट नहीं रह गई थी। अब लोग ओपनली प्राइम मिनिस्टर को कॉल कर रहे थे। पहले धर्मेंद्र प्रधान टारगेट थे, अब प्राइम मिनिस्टर खुद टारगेट हो गए थे। तो ये बीजेपी को सबसे ज़्यादा हर्ट हुआ। बीजेपी ने फिर इसको भी लिया सीरियसली। फिर आरएसएस के अंदर से प्रेशर काफ़ी क्रिएट हुआ। अगर आप अभी देखो तो अभी तो मोहन भागवत ओपनली कह रहे हैं कि स्टूडेंट का कॉज जेन्युइन था और एंगेजमेंट होना चाहिए स्टूडेंट्स के साथ। ऑब्वियसली वो ओपनली नहीं कह रहे कि सरकार ने जो कहा था, वो जो किया वो गलत किया, बट अब वो भी ये चीज़ क्लेम कर रहे हैं। उस समय भी मुरली मनोहर ने, जो बीजेपी के फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं और जो बीजेपी में एक इम्पॉर्टेंट लीडर रहे हैं, उनका पब्लिक स्टेटमेंट आता है जो भी 20 तारीख को हो उसके बाद की गवर्नमेंट शुड एंगेज विद द स्टूडेंट्स। तो ये काइंड ऑफ प्रेशर क्रिएट कर रहा था बीजेपी के ऊपर। और उसके अलावा भी जो एनडीए के पार्टनर्स हैं, उसमें चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी और महाराष्ट्र में शिंदे सेना की शिवसेना, ये पार्टीज ने भी प्राइम मिनिस्टर को कन्वे किया। अगर जो जर्नलिस्ट कह रहे हैं, जैसे राजदीप सरदेसाई और अदर जर्नलिस्ट जिनकी अपोजिशन पार्टीज में पहचान है थोड़ी, जिनको इंटरनल खबरें मिल जाती है, तो वो ये चीज़ बताते हैं कि ये पार्टीज भी बीजेपी को प्रेशराइज कर रही थी कि ये करना पड़ेगा। और बीजेपी के अंदर से भी काफ़ी लोग कह रहे थे कि अब रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, अब कुछ ऑप्शन है नहीं। काफ़ी बीजेपी को कवर करने वाले जर्नलिस्ट भी ये कहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान ने 2 बार 2+ टाइम्स ये ऑफर दिया कि वो रेजिग्नेशन कर देते हैं, बट प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ सेड दैट नो, यू डोंट हैव टू रिजाइन सो फार, विल सी हाउ इट हैपन्स।
प्राइम मिनिस्टर्स ने रील बनाना स्टार्ट किया। ये सारी चीज़ें दिखाता है कि गवर्नमेंट पे प्रेशर क्रिएट हो रहा था। गवर्नमेंट देन फाइनली डिसाइड्स कि 25 को डिसाइड करती है कि नाउ वी विल मेक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन। एंड ये मूवमेंट वहाँ पे फिर डिस्पर्स हो जाता है और लोगों को लगता है, मतलब अब लगता है कि हाँ ये सेटल हो गया वगैरह वगैरह। लेकिन इसके बाद भी जो डैमेज कंट्रोल बीजेपी करने की कोशिश कर रही थी वो हुआ नहीं। जो भी उन्होंने करतूतें इस पूरे प्रोटेस्ट के टाइम दिखाई, उनकी जो भी रूल बुक होता है उनका कि प्रोटेस्ट कोई भी हो रहा हो उसको एंटी नेशनल बताओ, पोलराइज करो, फिर अलग अलग नुस्खे, गोदी मीडिया को भेजो, ये सारी चीज़ें, ये कोई भी चीज़ वर्क नहीं की क्योंकि ये काफ़ी स्पॉन्टेनियस मूवमेंट था और लोग फ्रस्ट्रेटेड थे। और जो मतलब that happens very rarely in history, like this is one of the very important such events which happens very rarely in history। और जर्नलिज्म में ये चीज़ सिखाई जाती है कि जर्नलिज्म में अगर आप हैं तो आपको ये बताया जाता है कि ऑलवेज एक्सपेक्ट अनएक्सपेक्टेड, मतलब हमेशा ऐसी चीज़ एक्सपेक्ट करो कि जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। वो ये वैसा ही इवेंट था। किसी को भी 15 तारीख से पहले नहीं पता था कि भाई ये इतना बड़ा होने वाला है और मिनिस्टर को भी रिज़ाइन करना पड़ सकता है और गवर्नमेंट का पूरा परसेप्शन ही चेंज हो सकता है ओवरनाइट। कुछ दिनों में ये पूरी चीज़ें हुई और फिर अपोजिशन भी एक्टिव होती है। इस बीच राहुल गांधी का प्रोटेस्ट प्राइम मिनिस्टर के घर के बाहर, ये तो ऑब्वियसली 25 से पहले ही हुआ, 21-22 को हुआ, लेकिन ये भी एक प्रेशर क्रिएट करता है। फार्मर्स दिल्ली में आ रहे थे और उस समय एक वीकेंड होने वाला था। वीकेंड पे और क्राउड आता, सरकार नहीं चाहती थी कि और क्राउड आए। और इनफैक्ट ये सीजेपी फिर से कॉल देने वाली थी कि हम जंतर मंतर पे जा रहे हैं अगर आप ये हमारी डिमांड्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो। और इसी प्रेशर में सरकार को डिमांड्स एक्सेप्ट करनी पड़ती है। तो ये इस तरीके से पूरा चेन ऑफ इवेंट्स रहा है। बट अगर आप देखो तो ये प्रोटेस्ट यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है। अगर आप इस चीज़ को एक्टिवली अभी भी फॉलो कर रहे होंगे, अगर आप स्कॉलर्स को सुन रहे होंगे जिनको हिस्ट्री की, जिनको राजनीति की समझ है, तो वो आपको यही कह रहे होंगे कि ये प्रोटेस्ट ख़त्म नहीं हुआ है। ये बस एक ट्रेलर काइंड ऑफ था कि क्या हो रहा है, क्या हो सकता है। ये अपने एक नेसेंट स्टेज में है और जिससे मैं भी अग्री करता हूँ काफ़ी। इनफैक्ट अभी भी जो भी झारखंड में प्रोटेस्ट हो रहा है, दिस इज पार्ट ऑफ दिस लार्जर डिससेटिस्फैक्शन अमंग यूथ। और इस मूवमेंट में भी ये मतलब देखिए, कोई भी पेपर लीक होता था, वहाँ पे प्रोटेस्ट होता था, 2-3 दिन के लिए प्रोटेस्ट होता था, चौथे पांचवें दिन लोग पढ़ाई करने वापस चले जाते थे, कुछ लोग डटे रहते थे, 6-7 दिन में सारी चीज़ें डिस्पर्स हो जाती थी। लेकिन ये प्रोटेस्ट ने अब जो किया है क्रिएट, प्रोटेस्ट ने ये पब्लिक सेंटिमेंट में पूरा जो क्रिएट हुआ है कि झारखंड में जो भी आप देख रहे हैं, लोग वहाँ पे डटे रहे, वो वहाँ से चले नहीं गए और वो प्रोटेस्ट करते रहेंगे, वहाँ से वो अब जाने वाले हैं नहीं। झारखंड गवर्नमेंट को भी इस चीज़ को फ्रूटफुली रिजॉल्व करना ही पड़ेगा। उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये भी हो सकता है। तो ये अब धीरे धीरे अगर आप देखो तो जो भी बीजेपी कर रही है, इवन प्राइम मिनिस्टर्स अपील जो इंस्टाग्राम पे वो रील के थ्रू कर रहे हैं कि जिस हिसाब से मुझे गाली दी गई, जिस हिसाब से मेरी माता को गाली दी गई, उसको भी पब्लिकली लोग उस तरीके से परसीव नहीं कर रहे हैं। लोग ये नहीं कह रहे कि जो बच्चों ने किया वो गलत है वगैरह वगैरह। लोग ये कह रहे हैं कि आप भी तो ये चीज़ें करते हैं। लोगों बच्चों के फ्रस्ट्रेशंस को एक्नॉलेज कर रहे हैं। हाँ, जो लैंग्वेज स्टूडेंट्स ने यूज़ की वगैरह वगैरह, उस पर आपका ओपिनियन रह सकता है कि हाँ वैसी लैंग्वेज उनको यूज़ नहीं करनी चाहिए थी, वो बेटर लैंग्वेज यूज़ कर सकते थे। लेकिन इस चीज़ से अब वो नहीं हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर खुद आके रील पे आके कह के कि मैं आपको माफ़ कर रहा हूँ, ये वो भी बैकफायर कर रहा है। वो आप स्टूडेंट से माफ़ी मंगवा रहे हैं कि जो कुछ मैंने किया वो गलत किया, वो भी आपको बैकफायर कर रहा है। तो ये धीरे धीरे स्टार्ट है, ये प्रोटेस्ट आगे और बढ़ेगा।
और इसमें कैसे बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, ये तो यार किसी को नहीं पता। ये ना सीजेपी की अभी भी लीडरशिप को पता है कि आगे क्या होने वाला है। वो तो ऑब्वियसली प्लान करेंगे चीज़ें, बट ये किस हिसाब से टर्न लेगा, किस हिसाब से शेप लेगा, वो देखने की बात है। और इलेक्टोरली बीजेपी को इसका नुकसान ज़रूर होगा। अब आने वाले इलेक्शंस में आपको दिखेगा, जो भी अभी रिसेंट बाईपोल्स हुए, बांकीपुर हो गया एक्सेट्रा, उसमें और भी रीजंस रहे होंगे कि बीजेपी क्यों हारी। दतिया की सीट जो भी थी और जो बांकीपुर की सीट थी, उसमें और भी रीजंस थे। जैसे बांकीपुर में खुद पीके ने काफ़ी मेहनत की थी, दतिया में खुद बीजेपी खुद टूटा हुआ था दो फैक्शंस में। लेकिन इसके बावजूद भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ज़रूर रहा होगा कि ये प्रोटेस्ट का इम्पैक्ट, अब वो हम क्वान्टिफाइबली जज नहीं कर सकते, एसेस नहीं कर सकते कि कितना रहा होगा। लेकिन आने वाले वक्त में ही हमें इस चीज़ का जवाब मिलेगा कि इलेक्टोरली किस हिसाब से बीजेपी को ये बैकफायर करेगा। लेकिन मोर इम्पॉर्टेंटली ये प्रोटेस्ट यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है। दिस विल गो ऑन, दिस विल गो ऑन। इन व्हाट फॉर्म, इन व्हाट नेचर, कैसे चीज़ें अनफोल्ड होती है ये तो वक्त ही बताएगा, बट दिस मूवमेंट विल नॉट स्टॉप हियर। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं कोशिश करूँगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप कमेंट्स में बताएं मुझे, अगर आप यहाँ तक, तो कोई हार्डली कम ही लोग रुके होंगे, जिन जो भी यहाँ तक रुके, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपके कमेंट्स के हिसाब से मैं और वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा, इंडियन पॉलिटिक्स, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।